हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं, दो तीन कंसेप्ट की पहले चर्चा करूंगा, फिर केस स्टडी पर वापसी करूंगा। सर टारगेट ये है कि दो तीन नई बातें हो जाएं, उसके बाद 9 केस स्टडीज हैं आज का टारगेट। सर नॉन स्टॉप चलेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक केस स्टडी खत्म नहीं होती। ठीक है जी, चाहे इको का बैच थोड़ा सा फिर एक्सटेंड क्यों ना हो जाए। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। सर कोशिश करते हैं थोड़ा सा स्पीड पर खत्म कर पाए, वरना आज बैच एक्सटेंड होने शुरू हो जाएंगे। बाबू हमने कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ा था इन 3 स्टेजेस। फटाफट से स्टेज के नाम याद कराना। प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। मैंने नोट्स में चौथी स्टेज भी लिखी हुई है, पर बेटा वो सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दी। अब 3 स्टेजेस के बाद ही कोई भी पब्लिक कंपनी बिजनेस शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को कितनी स्टेजेस पूरी करनी होती है? 2। वो प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन ही करती है। सब सामने देखना बाबू। कंपनी कब बनी, कंपनी की डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, याद है? सर जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साइन होता है, आरओसी जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साइन करके देता है, वो कंपनी की लीगली डेट ऑफ बर्थ है। उस दिन कंपनी बॉर्न हुई, पैदा हुई मानी जाती है। इससे पहले कंपनी का कोई अस्तित्व था? कोई एग्जिस्टेंस थी कंपनी की? नहीं थी। अच्छा मैं बोलूं अगर इससे पहले कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, और बाबू बाय चांस की बात ऐसी है कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो कैसे होगा? सर कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन अगर इससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता होगा। मानते हो बेटा इस बात को? वो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता होगा, कंपनी तो है ही नहीं बेटा। और अगर प्रमोटर करता होगा और बाय चांस की बात है कोई ऐसा पंगा हो जाए कि कंपनी या तो इनकॉर्पोरेट ही ना हो, या इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी डिनाई करते कि हम नहीं करते ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, तो बेटा फंसेगा कौन? किसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? प्रमोटर के नाम पर। तो बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रमोटर इज पर्सनली लायबल। समझ में आ रही है बात? सिंपल बात है, कुछ मैंने ऐसे टेक्निकल बात तो करी, पर बाबू अब टेक्निकल बात बोल देता हूं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर अपने नाम से करता है और प्रमोटर ही पर्सनली लायबल होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कंपनी इज नॉट लायबल एट ऑल, कंपनी के नाम पर ही कुछ हो गई। समझ में आ रही है सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, क्या कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? तो कंपनी बन गई, कर सकती है। सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन के बाद किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। बट एक बात और बता देता हूं, सर कंपनी आ तो चुकी है एग्जिस्टेंस में, बट अभी पैसे नहीं आए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। पैसे तो भी आएंगे ना जब ये स्टेज पूरी हो जाएगी। स्टेज पूरी होने में तो पैसे आएंगे। इनकॉर्पोरेशन के दिन पैसे आ जाते हैं? पैसे तो नहीं आते, अभी तो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है बस। अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकती है, पर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए पैसे तो नहीं आए। बाबू कंपनी ने मान लो इस दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाबू ऐसा माना जाता है कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट कंपनी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट पता है कब बाइंडिंग होगा, कब लीगली बाइंडिंग होगा? जिस दिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी हो जाएगी उस दिन कंपनी बिल्कुल 100% लायबल है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, पर लाइबिलिटी कब अराइज होगी कंपनी की? बाबू जिस दिन ये स्टेज पूरी हो जाएगी। क्योंकि बेटा अगर बीच में लाइबिलिटी अराइज भी हो गई तो कंपनी के पास पैसे नहीं है उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। मानते हो ना? बाबू कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर बाबू एक्चुअली में कंपनी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जिस दिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी हो जाएगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के नाम पर होते हैं लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से पहले होते हैं, बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। सर आपको भी समझ होनी चाहिए इसको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोला जा रहा, क्योंकि पैसे नहीं अभी कंपनी के पास पे करने के लिए। जिस दिन ये स्टेज पूरी होगी इसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट करो वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोविजनल क्यों बोला जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनी का पे करने के लिए पैसे नहीं है, जब ये स्टेज पूरी होगी इसके बाद कंपनी के पास पैसे आएंगे, फिर ले सकते हो आप कंपनी से पैसे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
दो बातें समझ में आ गई। पहले इस पर बेस केस स्टडी कर देते हैं, कुछ नहीं होता। एक बात और रहती है मेरी, वो कर लेंगे। सर 29 तक केस स्टडी डन है, 30 केस स्टडी पढ़ते हैं, सब सामने देखेंगे बेटा। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी द प्रमोटर मे एंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी as described above. What are these type of contract known as? सामने देखेंगे सब। आयुष भाई बाबू कहते हैं प्रमोशन स्टेज पर प्रमोटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी से कंपनी के बिहाफ पर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कहते हैं हम, कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की बात केस में भी हुई है, मैं क्यों पढ़ूं केस, मुझे तो सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है। बाबू क्या बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स सर एग्जामिन वेदर प्रमोटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर पेमेंट इन द अबव केस। सर अबव केस में प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट की तो बात चल रही है, कहता है प्रमोटर लायबल है कि नहीं है, आप बता दो। यस, प्रमोटर इज पर्सनली लायबल, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, आपके नाम से हुआ है, आप ही फंसोगे। जब वो मुकदमा करेगा आपके नाम पर करेगा, कंपनी का तो बाबू कोई रोल ही नहीं है। कंपनी तो बॉर्न ही नहीं उस डेट पर पैदा ही नहीं हुई, प्रमोशन में कहां से कंपनी पैदा हो गई भाई? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट वन, what is the type of contract that a company may enter into before obtaining the, सर ये नाम मत पढ़ो, ये फोर्थ स्टेज का नाम था, ठीक है जी, इसकी जगह मैं बोल देता हूं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, ठीक है ना? ये तो फोर्थ स्टेज का नाम था ना, तो है ही फोर्थ स्टेज। बाबू कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से पहले होते हैं? सर कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बढ़ो जी। कैन गुड अर्थ लिमिटेड रिकवर द प्राइस फॉर इट्स सप्लाईज? बाबू क्या गुड अर्थ रिकवर कर सकती है कंपनी से अपनी सप्लाईज के पैसे, अपनी सेल्स के पैसे? बाबू केस पढ़ लो, है क्या केस? कोई नहीं होता, 1 मिनट और लगेगा। कहता है गुड अर्थ लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी डीलिंग इन ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स. It entered into a contract with Wellspring Limited, a company owning a chain of spas for supply of product before Wellspring could obtain capital. Obtain क्या बस? Before it completed the capital subscription stage. ऐसा पढ़ो। कहता है in the context of our case. इधर देखना बाबू, गुड अर्थ ने क्या किया? एक कंपनी है वेलस्प्रिंग, ठीक है जी, जो क्या करेगी बेटा? स्पास की चैन लेके आ रही है, उनको ना प्रोडक्ट बेच दिए अपने, ठीक है जी। और बाबू कंपनी ने अभी तक कैपिटल सब्सक्रिप्शन से पूरी नहीं करी, पर इसने प्रोडक्ट बेच दिए। आपसे पूछता है क्या गुड अर्थ ने जो सामान बेचा है वेलस्प्रिंग को, उससे प्राइस रिकवर कर सकते हो? सर कर सकते हो। पहली बात तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पर हुआ है, कंपनी से रिकवर तो कर सकते हो पैसे, लेकिन बेटा कब कर सकते हो रिकवर? आफ्टर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बाबू जहां जहां भी नाम आए ना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वहां पर पढ़ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, क्योंकि खत्म हो चुके हैं ये स्टेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्या अभी तक सारी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाओ जी। बाबू कहता है डिफाइन द टर्म प्रोस्पेक्टस। सर मैं क्यों पढ़ूं ऐसे क्वेश्चन के लिए केस? प्रोस्पेक्टस क्या है? सर याद है स्कूल के प्रोस्पेक्टस से कंपेयर करा था मैंने। Prospectus is an invitation to the public to subscribe the company's share or debenture. सर प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए इन्विटेशन ही तो है। क्या करती है बेटा स्कूल? प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करता है? यही तो कहता है आओ और मेरे स्कूल में एडमिशन लो। कंपनी भी तो यही कहती है प्रोस्पेक्टस इशू करके आओ और मेरी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीदो। प्रोस्पेक्टस इज an invitation to the public to subscribe to the shares and the debentures of company. कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? केस पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करने के लिए। कहता है कैन सुनंदा sue फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस? जस्टिफाई योर आंसर। क्या सुनंदा केस कर सकती है? जस्टिफाई करो आंसर। भैया हमें पता ही नहीं क्या बात चल रही है, अब तो पढ़ो केस, फटाफट से केस पढ़ना, मैंने पढ़ा हुआ है बहुत बार, फटाफट से पढ़ो। केशव केस पढ़ लिया तूने? पूछू क्या है केस में? फोन नहीं रुका तेरा 1 मिनट भी। चलो जी बाबू आपने केस पढ़ लिया, क्या हुआ है केस में?
कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल देती है ना कंपनी, स्कूल भी बताता है ना सब कुछ। बाबू सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, पास्ट ईयर में कितने प्रॉफिट कमाए, सब कुछ बता रखा है। ठीक है जी, कंपनी ने बता रखा है पास्ट ईयर में इन्होंने 100 करोड़ के प्रॉफिट कमाए प्रोस्पेक्टस में। सुनंदा ने प्रोस्पेक्टस देखा, पूरा रीड करा, उसे कंपनी अच्छी लगी, कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। बाद में पता लगा वो स्टेटमेंट मिसलीडिंग थी, कंपनी ने कमाया 10 करोड़, लिख दिए 100 करोड़। सर अब आप बता दो पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए उसके? पापा ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज बैठे हैं अभी, सेबी बैठा है अभी, प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट झूठ लिखा और लोगों से पैसे उठा लिए, बच जाओगे। सर सुनंदा सीओ कर सकती है और उसको कंपनसेशन 100% केस में मिलेगी। ठीक है ना जी, आप कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल नहीं सकते प्रोस्पेक्टस पे। आगे बढ़ जाए, सिंपल है बात। लो बोलता है बाबू पढ़ते हैं, सिर्फ इनका आंसर मत पढ़ना, सिर्फ मेरी बात सुनना, आपको याद आ जाएगा वैसे बहुत कुछ। कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। आप पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो, अगला स्टेप बता दो। अगर थोड़े से समझदार हो, पब्लिक से फंड रेजिंग की बात चल रही है, यानी कि दिमाग सीधा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेट पे चलना चाहिए। उसने कहा अगला स्टेप बताओ। सर तभी कहता था सीक्वेंस में याद करो, ये सब स्टेप हैं, मर्जी नहीं है जहां मर्जी घुमा दी हेडिंग। अच्छा जी पढ़ते हैं बाबू क्या बात चल रही है, पहले ये तो पता लगे कौन सा स्टेप चल रहा है, तभी तो नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। केस में तो पता लगेगा कौन सा स्टेप चल रहा है, पढ़ो। The prospectus of Imagination Limited stated that application had been made to Pune Stock Exchange for permission to deal in its share. The company applied to the said stock exchange and got permission to deal in its share. अच्छा जी बाबू कहीं ना कहीं पता लगता है कि उसने एप्लीकेशन दी है पुणे स्टॉक एक्सचेंज को और वहां से परमिशन मिल गई है। सर नहीं तो देखना हेडिंग याद करो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन सीखी। सबसे पहले सेबी अप्रूवल, देन प्रोस्पेक्टस, देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। कहां तक पहुंच चुका हूं? एप्लीकेशन जा चुकी है स्टॉक एक्सचेंज को, वहां से अप्रूवल होकर आ गई है कि डील कर लो शेयर में। सर 5th स्टेप तक पहुंच चुका हूं। लास्ट स्टेप क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नोट्स में लिखी बात अलॉटमेंट ऑफ शेयर एक्सप्लेन कर देना, इनका आंसर मत पढ़ो। कंपनी सेक्रेटरी मानते हैं आपको कि आप सीएस बन चुके हो। ठीक है जी, सब बातें आगे की हायर लेवल की। सर ऐसी कोई बात नहीं पढ़नी मैंने अभी। आगे बढ़े, चलो जी लो बोतर आगे बढ़ते हैं। कहता है ए पार्ट अकॉर्डिंग टू यू विल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो गया है, क्यों या क्यों नहीं? आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी? इसका आंसर मैं अभी कर देता हूं। बाबू कहते हैं प्राइवेट कंपनी कहां कहां सोर्सेज से पैसा ला सकती है? भैया अपनी सेविंग्स ले आओ, अपनी सेविंग्स नहीं है, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक लोन से, यहीं से तो पैसा लाओगे। क्या पब्लिक से ला सकते हो? सर आपका नाम क्या है? प्राइवेट कंपनी, कैसे चलोगे? प्राइवेट पैसे पे। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब ए पार्ट इनकॉर्पोरेशन वैलिड है या नहीं, बात यह है। सर केस आप पढ़ दो, बाकी मैं चर्चा कर दूंगा, मैंने पढ़ा हुआ है, आप केस पढ़ो फटाफट से। केस पढ़ा, मानुष कुमार ने धानुष कुमार के सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए और कंपनी बन गई। सर कुछ याद आया? एक टॉपिक था नोट्स में, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड है ये? सर ये तो वही बात हो गई, 11th क्लास का रिजल्ट आपके हाथ में, पास, और आप टीचर के सामने जाके कह रहे हो मैंने चीटिंग करी थी, जो होता है कर दी। कुछ नहीं हो सकता। पासिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि सारी फॉर्मेलिटी, सारे पेपर सब लीगल हुए थे। और अगर सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके हाथ में है, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने सारी फॉर्मेलिटी बिल्कुल ठीक पूरी करी थी और रजिस्ट्रार ने चेक करके दिया है सब कुछ। पूछना था तो पहले पूछना था। अब हो क्या सकता है बेटा? देखो जिन दो
गारंटर के सामने साइन हुए हैं वो जेल जाएंगे, मानुष कुमार जेल जाएगा, कंपनी लेकिन इनकॉर्पोरेशन कैंसिल नहीं होगा, कंपनी चलती रहेगी। याद है यही बात मैंने वहां पर भी करी थी भैया, मेरे नोट्स में भी एंटिटीज लिखी हुई है, बस वहां नाम मानुष कुमार और दानुष कुमार ने लिखा हुआ, बात तो मैंने सेम ही करी थी। याद है ना मैंने बताया था कि मेरे ऑफिस में एक आदमी आया जी कंपनी बनानी है, मैंने भी सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके दे दिए कि 7 मेंबर से साइन करा लेगी और 2 गारंटर के सामने, वो सबके साइन करा लाया, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करे और उसी के पास कंपनी बन गई, मुझे भी नहीं पता, क्या पता किसी ने किसी के साइन फॉर्ज करे हो। याद है ना मैंने बताया था कि गारंटर ही फंसते हैं ऐसी सिचुएशन में। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझने वालों को पता भैया जो बोला था, जो लगे मैं बातों में वो लगे ही हुए हैं। बाबू 34 तक डन, मुझे 4 केस स्टडी और करानी है, लेकिन उससे पहले मैं कंसेप्ट की चर्चा कर दूं छोटे से। सर आपने मुझसे एक टर्म पढ़ी है प्रोस्पेक्टस, और जिसका जिक्र अभी आया भी था, डेफिनेशन भी आई थी प्रोस्पेक्टस की। सर प्राइवेट कंपनी ना प्रोस्पेक्टस के प्लेस पे एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है, प्लीज सामने देखना। सर प्राइवेट कंपनी के पास फंडिंग के ऑप्शन क्या क्या है फटाफट से बताना। भाई अपनी सेविंग्स ले आओ, नहीं लाओगे तो फैमिली से ले आओ, रिलेटिव से ले आओ, फ्रेंड से ले आओ पैसा। बाबू इनको भी आरओसी कहता है, एक डॉक्यूमेंट फाइल कर दो। बाबू उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्लीज सामने देखते रहना, छोटा सा मुद्दा है, मैं फटाफट से खत्म करता हूं। पब्लिक कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है बेटा प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कभी कभी ना बेटा आपने पब्लिक कंपनी बना ली, नाम पब्लिक कंपनी है, दिमाग में इंप्रेशन यही जाता है पब्लिक से ही पैसा लोगे। आप चाहते हो मैं पब्लिक से पैसा भी ना लूं और मैं पब्लिक कंपनी भी बना लूं, तो सर आप भी अगर ऐसा चाहते हो तो बेटा जहां पर आपने लिखा है ना, पढ़ा है प्रोस्पेक्टस, सेकंड स्टेप पढ़ा है ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट, वहां आप आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते, वहां आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करते हो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बनती पब्लिक कंपनी है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आप उसके बाद पैसा सिर्फ वहीं से ले सकते हो जहां से प्राइवेट कंपनी ले सकती है। मतलब अपनी सेविंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, बैंक लोन, दैट्स इट, बाकी सब भूल जाओ, पब्लिक भूल जाओ। अगर ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो पब्लिक भूलनी पड़ेगी बेटा, पर अगर ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा तो पब्लिक से पैसा ले सकते हो। समझ में आती है बात? ये बात प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों पे लागू होती है। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं बेटा। लोग उत्तर ए पार्ट, is there any alternative available to the public company beside raising fund from the general public? Explain. क्या पब्लिक कंपनी के पास ऐसा कोई ऑप्शन होता है कि पब्लिक के अलावा कहीं और से पैसा ले ले? अभी बताया मैंने क्या ऑप्शन होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव का ऑप्शन आपके पास जिंदा है। नेम एंड एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट दैट अ पब्लिक कंपनी नीड्स टू फाइल इन सच अ केस। इन सच अ केस क्या डॉक्यूमेंट फाइल होगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। केस खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू 36 और शायद 38 एक जैसी केस स्टडी होनी चाहिए थी। अच्छा 40 तक है भाई, चलो देखते हैं, कोई नहीं, अभी मैंने छोटी बीच में 2-3 केस मेरे को मेरे सीक्वेंस से कराने तो वो सारा ही जाएगा आज। बाबू ए पार्ट पढ़ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग डिस्कस्ड अबव। सर प्लूरल सेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो जब आप पेपर देने जा रहे होते हो ना, फाइनल एग्जामिनेशन है 11th क्लास के या हाफ ईयरली है, शुरू के 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो दिमाग इतना तेजी से ढूंढता नहीं है कि सीधा आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी और याद आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने एक ही जगह पे पढ़े हुए हैं। पर अगर मैं कहूं कि मैं अभी यहाँ बैच में पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 की केस स्टडी पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 7 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स 2 ही पढ़े हैं और आज ही पढ़े हैं, प्रीलिमिनरी और प्रोविजनल। एक का डिस्कशन हो नहीं सकता क्योंकि इसने सिमिलर सेंस में पूछा ही, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछे, यानी कि दोनों होंगे ना, देख लेना केस पढ़ के दोनों होंगे, दोनों। आगे बढ़ो,
डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। कहते हैं डिफरेंस भी बता दो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने तो बता दिया, अभी पढ़ भी लेंगे। एक काम करते हैं, फिर भी एक बार केस पढ़ लो, क्या प्रीलिमिनरी और प्रोविजनल दोनों कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है या नहीं। कहता है हेमांग हैज डिसाइडेड टू प्रमोट एन एजुकेशनल पोर्टल कीपिंग इन व्यू द ग्रोइंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। He enters into contract with an IT company for the purchase of 10 computer to set up the business during the promotion stage of the company। सर ये लाइन प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रमोशन स्टेज पे ही प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हेमांग ने, कंपनी का तो कोई नाम ही नहीं था भाई, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है। आगे बढ़ जाओ, कहता है however after the incorporation of company, after the incorporation कंपनी बन चुकी है, the company did not approve of it, कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव ही नहीं करा। on contrary the company signed a contract with another supplier, कंपनी ने किसी दूसरे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन करा कब है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, प्रोविजनल। दोनों कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो गया, डिफरेंस बताना है मुझे। बाबू पढ़ लो, वैसे तो मैंने सब कुछ बता रखा है, सिर्फ आपको पढ़ना है, कंफर्म करना है, जो समझना है पूछ लो, स्पीड बढ़ाकर पढ़ लो। दो केस स्टडी आप साथ साथ करेंगे, बिल्कुल एक जैसी हैं, आंसर भी खट्टे एक जैसे मिलेंगे आपको। कहता है क्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड इज गोइंग पब्लिक विद एन इशू ऑफ इक्विटी शेयर विदाउट अप्लाइंग टू अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स सिक्योरिटी। बेवकूफ है ये। अब वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड काटो, क्वेस्ट लिमिटेड होना चाहिए, क्या ही बोलो। पब्लिक के पास जा रहे हैं पैसा लेने, पता कर लो भैया, प्राइवेट राइटर हो तुम। बाबू Quest Limited is going public with an issue of equity share without applying to a stock exchange for permission to deal in its securities। अच्छा जी, बाबू कहता है बिना स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्लाई करे पब्लिक से पैसा मांगने जा रहे हो जी। अच्छा जी सर, याद है एक स्टेप होता था एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। कहता है इज इट नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी, वाह भाई वाह, वहां प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पब्लिक का भैया, सही है, समझ गया मैं, तुम भी समझ गए ना। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इज इट नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू गेट इट्स शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये कंपलसरी है कि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट कराओ। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द कंपनी फेल्स टू गेट सच परमिशन, क्या होगा अगर ऐसी परमिशन ना मिले। मेरी तरफ देखना, तो देखो इनका आंसर तो अगेन मुझे पता है, बहुत मैंने तो पढ़ा हुआ है, बहुत टेक्निकल है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल बात कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सीधी सीधी सी बात क्या है। सर कहता है कि क्या जरूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेना, पहला क्वेश्चन तो यही है। और बाबू उसके बाद बोलता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो परमिशन ना मिले। सर आपको पता है बहुत जरूरी है। मैंने रौनक सामने देख ले, केशव सामने देख, अगर मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव भी कर लिया है, मान लो मैं 5 लाख के शेयर बेच रहा हूँ, 5 के 5 लाख रुपए आपने मेरे अकाउंट में डाल दिए, सर मैं तब तक आपको शेयर नहीं दे सकता जब तक मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास अप्लाई नहीं कर देता। आपको मैंने परेशानी बताई थी, कंपनी की परेशानी क्या है। मैंने आपके 5 लाख से, बाबे सामने देखना है आज, मैंने आपके 5 लाख से 4 लाख की मशीनरी खरीद ली, 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया। सर मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं गया और मैंने क्या करा बेटा, सीधा बिजनेस शुरू कर दिया और आपको शेयर दे दिए, कल क्या होगा, आप मेरे पास उठ के आओगे कि लाओ जी कंपनी मैंने 20,000 के शेयर खरीदे थे, वापस करो। मैं 20,000 वापस कर सकता हूँ, मैंने तो रॉ मटेरियल मशीनरी खरीद लिया। मुझे जाना पड़ेगा ना स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्ट कराना पड़ेगा ना शेयर, कि कल आप में से कोई भी मांगने है, मैं कहूँ जी चले जाओ BSC में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेच लो, वहां शेयर बिकता है। सर कहता है आपने परमिशन नहीं ली, सर चल जाएगा काम, नहीं चल सकता, ये तो मानते हो। सर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे परमिशन नहीं और अलॉटमेंट कर दिया शेयर, तो बेटा इन सच केसेस अलॉटमेंट इज कंसीडर्ड इनवैलिड। मैंने फिफ्थ स्टेप परफॉर्म नहीं किया, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, सीधा 6 स्टेप परफॉर्म कर दिया, पैसे आए शेयर दे दिया आपको। सर वो जो मैंने शेयर अलॉट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, सब इनवैलिड होंगे, सब इलीगल होंगे। इन सच अ सिचुएशन आपको पब्लिक के पैसे वापस करने ही होंगे। सर देखो ये तो बड़े टाइम पीरियड का डिस्कशन करता है, मुझे लगता है यार याद रहे तो कर लेना, नहीं रहे तो बेटा भूल जाना। बाबू मैं पढ़ देता हूं यहां से,
if a public company going for a public issue fails to apply to stock exchange for permission to deal in its security or fail to get such permission before the expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription list, the allotment shall become void and all money received from the applicant will have to be returned to them within 8 days. तो सर बात बड़ी सीधी सी है, कहता स्टॉक एक्सचेंज के पास आपने अप्लाई किया, 10 हफ्तों के अंदर अंदर अगर परमिशन ना मिली या परमिशन रिजेक्ट हो गई तो अगले 8 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस कर देना। ठीक है जी, मैं 10 हफ्ते वाली बात तो कहता नहीं, आपको याद रखो, लेकिन ध्यान रख लेना, आप सीधा लिखना अगर स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ना मिली अगले 8 दिन में सबके पैसे वापस होंगे, वरना सेबी बैठा है, कैसे वापस नहीं होंगे वो भी देखते हैं हम। क्लियर है बात, समझ में आती है? सेम केस स्टडी में एक और करा देता हूं ताकि मैं बस खत्म करने की तरफ बढ़ूं। लो बोलते 35 तक डन था, 36 बाबू कहते हैं when and why is a company supposed to make an application to one or more recognized stock exchange? Can the stock exchange reject the application of a company for listing of security? What are the consequences? So same बात बाबू कहता है कब और क्यों आप अप्लाई करते हो स्टॉक एक्सचेंज के पास? सर कब करते हैं? आफ्टर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, 4 स्टेप के बाद ही तो 5th आता है। आफ्टर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं मैंने बता दिया, कंपनी कभी इस पोजीशन में नहीं होती आपके पैसे वापस कर दे, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के पास आपको जाना ही पड़ता है। ठीक है ना जी, 5 लाख आपसे लिए हैं, सर स्टॉक एक्सचेंज के पास ना जाऊं सीधा शेयर दे दूं, मैं फंस जाऊंगा, आप मेरे पास ही आओगे पैसे मांगने, इसलिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। सर क्या स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है? कर सकती है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अगले 8 दिन के अंदर ना सबके पैसे वापस करने होंगे। क्लियर है बात? अब आपको बीच की 2 केस स्टडी बचती हैं और मेरा टारगेट पूरा। रब का बहुत बहुत शुक्र। बाबू इस 10 करोड़ को 1 करोड़ पढ़ना, इनसे एक एरर हुई है और होती रहती है, प्राइवेट राइटर है बेटा। कहता है स्मार्ट लिमिटेड इनवाइटेड जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स पब्लिक इशू ऑफ 1 CR थ्रू एन IPO। बाबू कहता है स्मार्ट लिमिटेड जनरल पब्लिक को कह रही है 1 करोड़ के शेयर बेच रही हूं, खरीद लो। ठीक है जी, अभी मैं टर्म नहीं बता सकता, 12th क्लास में बताऊंगा IPO क्या होता है। कहता है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ₹80 लाख। आप 1 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हो, 80 लाख के ही बिके हैं अब तक। Can the company proceed with allotment of share? Why or why not? Give reason in support of your answer. आंसर याद आ गया होगा, क्या है आंसर? Company can't proceed further because minimum subscription is not yet received. Minimum subscription कितना होता है बेटा? सेबी की क्या लिमिट है? 90%। सर 1 करोड़ के शेयर बेच रहे हो तो 90 लाख तो बिक जाने चाहिए, नहीं बिके ना भी 90 लाख, क्या कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर? सर भूल जाओ, कोई अलॉटमेंट नहीं चलेगी अभी, पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इंतजार करो। कितने दिन में मिलना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और अगर 120 दिन में ना मिला तो अगले 10 दिन में पैसे वापस। 10 दिन लिमिट याद रखो भाई। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं। लास्ट केस, थका दिया भैया। Why is an approval from SEBI considered necessary? इधर देखना बेटा, बाबू कहता है सेबी की अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है बेटा? बिकॉज सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। सर हम सेबी की अप्रूवल लेते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन से, पहला स्टेप। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और बाबू कोई भी कंपनी फर्जी हो सकती है, फॉर्ज हो सकती है, इसलिए सेबी की अप्रूवल कंपलसरी है बिफोर रेजिंग फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। केस नहीं पढ़ा मैंने, सिंपल आंसर है। आगे बढ़ो जी। Who are underwriters? Is their appointment necessary whenever a public company wishes to raise the required fund from the public by means of issue of share and debenture? इधर देखना बाबू, अंडरराइटर कौन होते हैं? मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया हुआ है आपको ब्रोकर और अंडरराइटर का।
कहता है क्या अंडरराइटर अपॉइंट करना कंपलसरी है अगर आप पैसा लेने जा रहे हो पब्लिक से, चाहे शेयर के तौर पे चाहे डिवेंचर के तौर पे? नहीं बेटा, ब्रोकर अपॉइंट कर लो, अंडरराइटर अपॉइंट कर लो, और अगर आप चाहो, आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली बेच सकता हूं शेयर, तो कंपनी डायरेक्टली बेच ले, ब्रोकर और अंडरराइटर की भी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।